नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं करियर विथ डीके। साथियों, जो काउंसलिंग का डेट था 23 तारीख से लेकर 28 तक, उस डेट को फिर से शिक्षा विभाग ने पोस्टपोन्ड करते हुए नया डेट जारी किया है, जो आपको कल ही पता चल गया होगा। अब सवाल ये रहा कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो काउंसलिंग का डेट रखा गया है, क्या उसमें काउंसलिंग होगा? बिल्कुल। इस बार जो डेट रखा गया है, इस बार बीपीएससी को भी उन्होंने मेंशन करते हुए पत्र लिखा है और आपको बहुत जल्द जिला अलॉटमेंट दिख जाएगा और जो वाटर मार्क है वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और इस बार काउंसलिंग की डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव हमको नजर नहीं आ रहा है। और आप भी बाद में आप देख लीजिएगा कि इस बार जो डेट रखा गया है, क्योंकि पिछले बार 17वीं के कारण और इस बार 8 से स्टार्ट होना, 4 तारीख को जो री एग्जाम बापू सभागार में जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, उसमें उसी के कारण जो आपका 8 तारीख से 9 तारीख से 9 जनवरी से रखा गया है। तो 9 जनवरी से जो काउंसलिंग रखा गया, आप मान के चलिए उसके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। उसके पहले आपका जिला अलॉट होगा और जिस जिला आपको जो जिला मिलेगा उसी जिला में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी जिला में आपका नौकरी भी होगा, उसी जिला में आपको विद्यालय भी मिलेगा। अब बात रही, लगातार आप लोग परेशान है पिछले दिनों रेगुलर और एनआईएस के मैटर को लेके, और मैं भी परेशान हूँ, क्यों ना हूँ, क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो परेशानी मुझे भी हो रही थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी लिया, सच्चाई को जाना कि आखिर में मैटर क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बात करें एनआईएस पर, एनआईएस को 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया गया था। शायद पता, थोड़ा डेट में अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप इतना मान के चलिए कि टीआरई 1 के रिजल्ट जब आया था उस समय तक एनआईएस डीएलएड वैलिड थे और वो लोग आज नौकरी भी कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला था, हुआ था, उस समय तक एनआईएस डीएलएड अमान्य हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट से बी आर गवई की बेंच ने फैसला दिया था कि वो 18 महीना का जो डिप्लोमा है वो जो 20 महीने के बराबर नहीं है, इसलिए वो एज ए फ्रेशर वो टीचर के रूप में नहीं उसको देख सकते हैं, इसलिए वो इनवैलिड हो गए। कोई भी मैटर पर जब कोई फैसला आता है, डिसीजन आता है कोर्ट से, तो उस पर एक बार फिर से देखना, फिर से कोर्ट का देखना एक मतलब एक नियम है, एक प्रोसेस है, रिव्यू, यानी कि फिर से उसको देखना। तो रिव्यू पिटीशन लगाया गया विश्वनाथ जी के द्वारा, जो कि एक अपाहिज आदमी है, एनआईएस डीएलएड की तरफ से लड़ाई लड़े और आज बहुत हद तक उन्होंने एनआईएस डीएलएड को मुर्दे से जिंदा तक आज कर दिया है। बहुत लोगों को लगेगा कि आप विश्वनाथ जी का बड़ाई क्यों कर रहे हैं। देखिए, डिप्लोमा एनआईएस हो या रेगुलर हो, लेकिन इंसान इंसान होता है। सबसे पहले आप लोग कोई भी सदस्य आपस में इस मैटर पर लड़ाई नहीं करें, ठीक है। एनआईएस ये कर रहा है तो रेगुलर ये कर रहा है, इस मैटर पर नहीं पड़े आप लोग। कोई मुद्दे की लड़ाई है, आपको पता होगा मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल पर हम लाइव आते हैं, लगातार पहले भी आते थे, कल भी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है मनदीप कालरा सर, एवार है, एडवोकेट भी, अ, वो जुड़े थे, उनके साथ हम भी जुड़े थे, वहाँ पे चर्चाएं हुई, जो भी डाउट था हमने पूछा, सर ने अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। और बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, जाने माने एडवोकेट हैं मनदीप कालरा जी। उन्होंने एनआईएस के लिए इतना अच्छा काम किया और आज आप देख सकते हैं कि अच्छा करते करते और कहीं ना कहीं रेगुलर की तरफ से ढील देते देते अब टीआरई 3 के सर पे भी चढ़ने के कगार पे आ गया। मैटर हुआ क्या, ये मैटर हरिकिशन रॉय, माननीय जस्टिस हरिकिशन रॉय और एसबीएन, माननीय जस्टिस एसबीएन भाटी जी के बेंच में था। अब ये फैसला को बी आर गवई सर ने दिया था और ये जो उत्तर प्रदेश का मामला था, वहां पे बिहार के तरफ से आईए लगा के इंटरवेंट एप्लीकेशन लगा के और एक ट्रांसफर पिटीशन लगा के इन्होंने वहां से वहां पे एंट्री मारा, एंट्री मार के और सीधे टीआरई 3 पर इन्होंने अटैक किया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो भी एनआईएस के एडवोकेट थे, उन्होंने टीआरई 3 के सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी छेड़ने का प्रयास नहीं किया। अब आप बोलिएगा कि ये कैसे, आप जो भी सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ है एक बार आप अच्छे से देखें।
एनआईयूएस की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी, जो कि बहुत बड़े एडवोकेट अभी के समय में उभर के आए हैं। लगातार जीत पे जीत वो दिला रहे हैं, चाहे जिसके तरफ से लड़े। पहले रेगुलर पहले डीएलएड की तरफ से लड़े, बीएड को प्रायोजित किए, और अभी एनआईयूएस की तरफ से लड़के उनको राहत दिलाया है। ऑन रिकॉर्डिंग मनदीप कालरा जी जुड़े थे, और एनसीटीई की तरफ से मनीषा टिकारिया जी पार्टिसिपेट हुई थी। एनसीटीई ने, मैं बोल दूं कि जब एनआईयूएस गिरा था तो एनसीटीई ने उन्हें ना कहा, और जब एनआईयूएस डीएलएड उठा है एनसीटीई ने उन्हें हाँ किया। यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ कोर्ट रूम में दिख रहा था। अगर आप सुनवाई को देखे होंगे, गौर से पूरा गौर किए होंगे, तो आपको ये बात का एहसास हुआ होगा। एनसीटीई ने सीधे तौर पर एनआईयूएस डीएलएड को सपोर्ट किया, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे, रेगुलर डीएलएड की तरफ से कोई एओआर भी अवेलेबल नहीं थे, कोई एडवोकेट भी खड़ा नहीं थे। एक चीज इन्होंने मिस्टेक किया एनआईयूएस डीएलएड के एडवोकेट ने, जहां पे उन्होंने टीआरई 3 को टच किया। इन्होंने ये मिस्टेक किया कि इन्होंने कोर्ट को यहाँ पे थोड़ा सा गुमराह किया। अगर ये बात मैं बोलूं तो कोई बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने 215 पिटिशनर के लिए ये अपील किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाया कि महोदय 23 दिसंबर से काउंसलिंग होने वाला है, आप इस पर अगर यदि कोई क्विक एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारा पिटिशनर का आखिर में क्या होगा। उसको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए, उसका भी काउंसलिंग होना चाहिए। अब मैटर को आप लोग समझिएगा थोड़ा गौर से, यहीं पे गौर करने वाली बात है। इन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया कि ये विज्ञापन के तहत ये भर्ती जब आई तो इस भर्ती के तहत एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आया, जिला अलॉट भी लगभग हो चुका है, और इन्होंने वैसे पिटिशनर के लिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मांगा जो कि इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं। अब समझिए, वैसे पिटिशनर आखिर में काउंसलिंग क्या कराएंगे, जाके कैसे वो काउंसलिंग कराएंगे। 215 पिटिशनर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया इनके बातों पे, क्योंकि रिव्यू पिटिशन में एनआईयूएस डीलर की तरफ से गवई सर ने जिस डेट से एनआईयूएस डीलर अनवैलिड था उसी डेट से वैलिड करा दिया है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। अब वैलिड कहाँ तक है नहीं है, कुछ लोग कुछ एडवोकेट भी यहाँ तक बोलते हैं कि अभी भी वैलिड नहीं है, और कंफ्यूजिंग भरा वो जजमेंट भी रिव्यू का भी है। और इस बात को कहीं ना कहीं जो एडवोकेट रिव्यू में लड़े थे उनको भी एहसास हुआ था, लेकिन उन बची खुची चीज को इन्होंने कसर को 20 तारीख के जो सुनवाई थी उनमें पूरा कर लिया कि नहीं अब हम पूरी तरह से योग्य हैं। लेकिन यहाँ पे टीआरई 3 पे जो अटैक किया गया, यहाँ बिल्कुल भी कोर्ट को गुमराह किया गया। ये कोर्ट के सामने ये नहीं रखे कि यहाँ पे एग्जाम भी हुआ है। और कोई भी भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होती है तो वो अपने विज्ञापन से शुरू होती है और विज्ञापन के तहत पूरा होती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों के बेंच का फैसला है कि बीच भर्ती में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। अब बिहार सरकार को 4 सप्ताह का नोटिस मिला है, और सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए 215 पिटिशनर को काउंसलिंग में मौका देने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखा जाए, सरकार 4 सप्ताह का समय मिला है, सरकार अपनी तरफ से मैटर को रखेगी। फिलहाल आप सभी से यही हम उम्मीद करते हैं कि टीआरई 3 पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगा है, ना कोर्ट ने किसी प्रकार का स्टे दिया है, और ना ही एडवोकेट की तरफ से टीआरई 3 के सिलेक्टेड छात्र को छेड़ने का प्रयास किया जा रहा था। अगली सुनवाई में क्या होना है, क्या होगा नहीं होगा, आपको हम बताएंगे, एक और वीडियो हम लाएंगे। पर अभी हम आपको यही बताएंगे कि बिहार में बहुत ऐसे चंदा गैंग सक्रिय है। आप किसी भी टीम को अभी चंदा नहीं दें, कोई भी चंदा आप देने का काम नहीं करें। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा टीम है जो सिलेक्टेड है, बहुत सिलेक्टेड का एक ग्रुप बना हुआ है। वो लोग लीगल इंफॉर्मेशन लेंगे एडवोकेट से, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्या इस मैटर पर अगले सुनवाई में चयनित छात्र अपना पक्ष रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? अपना पक्ष रखने से उसको क्या फायदा है, उसको क्या नुकसान है? क्या नुकसान है, क्या उसको वहां जाने से नुकसान हो सकता है, बहाली फंस सकती है, या फिर उसके नहीं जाने से उसको नुकसान हो सकता है, आगे की भर्ती में ये लोग स्टे जाके ले सकते हैं, फिर सरकार की तरफ से हो सकता है कि एडवोकेट नहीं जाए, ये गुमराह करके भर्ती पर फिर से स्टे ले लें।
तो इस बात के लिए एक चयनित छात्र के तरफ से एक टीम तैयार हुआ है, और वो टीम बहुत मजबूत टीम है, और कहीं ना कहीं वो हर तरफ से अपना छानबीन कर रही है, लीगल सजेशन ले रही है एडवोकेट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। उसके बाद अगर जो भी निर्णय होता है उस पक्ष में, और फिलहाल अगर अभी कोई भी आपसे 5 रुपए का अगर चंदा मांगे इस मैटर पर, आपको नहीं देना है। TRE 3 की भर्ती पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूं आज तक द करियर विद DK चैनल से आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। मैं आप सभी को यहाँ खुले मंच पे ताल ठोक के बोलता हूँ कि 1% भी चांस नहीं है कि TRE 3 के सेलेक्टेड छात्र को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाए और ये भर्ती फिर से रीओपन हो जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी भर्ती को स्टार्ट किया है, विज्ञापन को जारी किया है, और अब बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं हो सकता, आप इतना जान लीजिए। और ये बात को जो लड़ रहे हैं NIOS की तरफ से एडवोकेट, वो भी इस बात को शायद कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कल कोर्ट रूम में ये बात कहा था कि मैं TRE 3 के सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल सिलेक्टेड छात्र 100% अपने आप को अस्वस्थ माने कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, आगे की सुनवाई के लिए क्या अपने तरफ से एडवोकेट रखना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं रहता है तो कोर्ट को मिसलीड किया जाता है। इस बात पर एक टीम है चयनित की तरफ से, वो लीगल इंफॉर्मेशन ले रही है, लेने के बाद जो भी होगा आपको यहीं से जानकारी देंगे, और आप लोग को यही बोलेंगे अगर हमारा सलाह आपको अगर हमारा सलाह से आप संतुष्ट हैं, अगर हमारी बात आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो बच्चे लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए थे उन बच्चों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मैंने पूरे YouTube चैनल पर केवल महिलाओं की बल्ले बल्ले चल रही थी, मैंने पुरुषों की बल्ले बल्ले बोला था, और उसमें अगर आपका चयन हुआ है तो एक सब्सक्राइब आप कर दीजिए। चैनल बड़ा होगा, आपका आवाज यहाँ से उठेगा। बाकी इस चैनल के कमाई से मुझे पेट नहीं चलाना है, ये अभ्यर्थियों के लिए ही, उसके हित के लिए, उसके आवाज के लिए मैं चैनल बनाया हूँ। और कहीं ना कहीं जब जब अभ्यर्थियों का काम आएगा मैं आऊँगा, और मैं पहले भी बताया हूँ फालतू के कोई भी मुद्दा पर मैं डेली डेली वीडियो नहीं लाऊंगा। हाँ, अगर रोज हमारी वीडियो की जरूरत होगी तो मैं रोज वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं होगी तो वीडियो नहीं लाऊंगा। तो जो भी लोग हमारे बात से संतुष्ट थे, पिछला जो भी वीडियो मैंने महिला ओवरलैपिंग पर बनाया था, आपको पता है, देख लीजिए जाके पूरा 3700 रिजल्ट। इस बार मात्र 250 के आसपास ही महिला का ओवरलैप हुआ था। जो बात मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था, इस बार एक साथ एग्जाम हुआ है, पेपर सेम है, महिला ओवरलैप नहीं करेगी, ज्यादातर पुरुषों का चयन होगा, पुरुषों की बल्ले बल्ली होगी। क्योंकि मैं सचिवालय गया था, वहां से मुझे ये चीजें पता था। इस बार सरकार भी अंदर में चल रही है, मैंने ये बात आप लोग को पहले भी बताया था, और जो कटअप भी बताया था लगभग लगभग सेम कटअप देखने को मिला। तो जो भी हमारे चैनल से संतुष्ट होकर आज जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो चाहे तो एक सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेस नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अभ्यर्थियों के हित के लिए आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि कहीं कोई किसी से चंदाबाजी गैंग में नहीं पड़े। मैं भी अगर किसी से 5 रुपये चंदा मांगू तो मुझे भी कोई नहीं दे। फिलहाल मेरा काम नहीं है वो सब कि मैं चंदाबाजी करूं और ये करूं वो करूं, ठीक है। आप लोग भली भांति इस चीज को जानते हैं, और लगातार अगर अपने अधिकार के लिए मैं NIOS की तरफ से कुछ बोलूं, चूंकि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, तो हो सकता है मुझे रेगुलर की तरफ से कुछ बोलना पड़े। इसमें अगर किसी NIOS भाई को दुख हो, तो अगर वो कोई गाली दे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, बस आपकी मानसिकता पे निर्भर करती है। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है NIOS से, सबका अपना अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। अगर आपको जीत मिली है ठीक है, आपके लिए TRE 4 है, लेकिन TRE 3 पर अगर आप अटैक करेंगे तो उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, और चाहे दिल्ली तक जाना होगा तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।